स्टूडेंट कैसे हैं? आज हम लेके आए माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एटीपी का निर्माण करता है, मतलब ये एनर्जी को बनाता है। भैया ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया कहाँ पे जाता है? जैसे कि कोई भी सेल है, जैसे यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जिस तरह से लाइसोसोम प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट था, उसी तरह से ये एक ऑर्गेनेल्स है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। भैया ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसका इस डायग्राम बनाए हम। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। पहले हम लोग डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे इसका थ्योरी को। तो भैया देखो, जैसे कि एक हम लोग बनाए हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या है? ये डबल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन है, इसके पास है। जो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है, इसके पास क्या रहता है? डबल मेम्ब्रेन है, एक इनर साइड, एक क्या आउटर साइड। तो भैया जो आउटर साइड है ये वाला रहा आपका, ये आउटर साइड माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कि क्या है? हाईली परमिएबल है, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स को आसानी से ये पास होने देता है। और इसके पास क्या है? प्रोटीन चैनल, इसको लोग पोर चैनल भी कहते हैं। ये इस प्रोटीन चैनल के थ्रू आयन से भी कोई मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर करता है। उसके बाद देखो, ये तो हो गया हमारा आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो दिख रहा है ये क्या है? हमारा इनर मेम्ब्रेन है। और इनर मेम्ब्रेन जो कि इनफोल्डेड, मतलब फोल्डिंग बना हुआ है। देखो ये अंदर घुसा हुआ है, फिर बाहर निकला, फिर अंदर घुसा, फिर अंदर घुसा हुआ है। तो ये क्या है? फोल्डिंग बना हुआ है इसका। और ये लेस परमिएबल होता है। लेस परमिएबल मतलब ये किसी किसी मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर होने देगा। जैसे क्या? ये CO2 को, O2 को, H2O को ये पास होने देता है, लेकिन बाकी मॉलिक्यूल्स को ये पास होने नहीं देगा। तो भैया ये देखो, दो मेम्ब्रेन था, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा क्या? इनर मेम्ब्रेन। तो ये वाला क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। इसके बीच में तो भैया खाली जगह दिख रहा है ना, ये खाली जगह है। इस खाली जगह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन। मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच में जो मेम्ब्रेन है, जो खाली जगह है, उसको इंटर मेम्ब्रेन कहे। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और बीच में जगह जो है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन। और इंटर मेम्ब्रेन में क्या रहता है? हाइड्रोजन आयन यहाँ पे रहेगा, ताकि इसका कंसंट्रेशन बना रहे। ये स्टोर करता है किसको? हाइड्रोजन आयन को। और इसके साथ साथ ये एनर्जी बनाने में भी मदद करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में भी मदद करेगा। भैया लेयर तो हम लोग देख लिए। अब देखो, ये अंदर जो धसा हुआ है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये सब ये क्या है? इसका नाम है क्रिस्टाई। और इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है क्रिस्टी। तो ये जो क्रिस्टी है ये क्या करता है? क्यों ये अंदर धसा हुआ है? ये जो अंदर ये वाला देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अंदर धसा हुआ है ना। ये क्यों धसा हुआ है? क्योंकि ये ताकि इसको सरफेस दे सके, माइटोकॉन्ड्रिया को ज्यादा से ज्यादा सरफेस प्रोवाइड कर सके और ज्यादा एनर्जी बनाने में मदद कर सके। क्रिस्टी जो है ये क्या करता है कि ऑक्सीडेशन फास्फोरेशन करेगा, जिससे कि एटीपी का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद एक आता है कि इन सब के बीच में से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ये पूरा मैट्रिक्स है। और इसके ऊपर पे क्या रहता है? राइबोसोम रहेगा, डीएनए रहेगा, इंजाइम्स रहता है। राइबोसोम से भैया इस पे रहता है, जैसे यहाँ पे राइबोसोम है, तो कितना राइबोसोम होगा? 70s राइबोसोम, जो कि प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। दूसरा भैया, इसके पास डीएनए पाया जाएगा। और डीएनए जो है कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और साथ साथ क्या? डबल स्टैंडर्ड होता है। मतलब क्या हुआ कि ये भी प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। और इसका एक सिमिलरिटी और है कि इसमें ना बहुत सारे इंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये सारा चीज किसमें देखा जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो कहा जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसको इंगल्फ करके रखा है, छोटे वाले को। उसी का ये एक नया वर्जन है, जो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या? ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। आइए अब इसके हम लोग देख लेते हैं कि थ्योरी क्या कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है। इसके पास दो मेम्ब्रेन रहता है, एक इनर मेम्ब्रेन, दूसरा क्या? आउटर मेम्ब्रेन। और बीच वाले खाली स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन। इतना देखे हम लोग। और ये किसमें पाया जाएगा? जितना भी यूकैरियोटिक सेल है लगभग सब में क्या पाया जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। उसके बाद है, इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो है
एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। भैया जिस सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा वह क्या करेगा, उसको तो एनर्जी मिलेगा नहीं, तो वह सेल क्या हो, डेथ हो जाएगा। तो भैया ये क्या करता है, पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका डिस्कवरी कौन किया, इसका जो डिस्कवरी किया था अल्बर्ट वॉन ने 1857 में किया था, और इसी का नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम वो दिया था बेंड ने, और कब दिया था, 1857 ईस्वी को दिया था। भैया ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया किस सेल में कितना पाया जाता होगा, देखो जिस ये सेल के हिसाब, सेल की एक्टिविटी के हिसाब से ये डिपेंड होता है कि उस सेल के अंदर कितना माइटोकॉन्ड्रिया होगा। मान लीजिए कि कोई पक्षी है वो उड़ता है, तो उसका जो विंग्स है ना, विंग्स में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा इन द कंपैरिजन ऑफ अदर सेल्स। जिस सेल का काम कम होता है उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी कम पाया जाता है। तो ये वेरी करते रहता है, एक सेल के अंदर 1 भी हो सकता है, कुछ 10 भी हो सकता है, और किसी में 1000 भी हो सकता है। तो उसकी एक्टिविटी के हिसाब से उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कि तुम्हारा कितना काम है, उसी के हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया रहता है और उसी के हिसाब से वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका क्या क्या फंक्शन है। सबसे बड़ा फंक्शन क्या है भैया इसका, कि ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है। एटीपी का प्रोडक्शन करता है मतलब क्या ये हुआ कि ये एनर्जी बनाता है, और एनर्जी किससे बनाएगा, एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू। आइए हम एक्सप्लेन थोड़ा करते हैं भैया। जैसे कि पहला क्या बताए कि ये एटीपी प्रोडक्शन करता है, और कैसे करेगा, एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू। जैसे हम लोग फूड खाए ना, तो फूड क्या हुआ, सेल के पास गया, और वहां पे जब ऑक्सीजन भी आएगा, दोनों कंबाइन करके क्या बनाता है, उसको एटीपी में, ये फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज फिर बाद में किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी के रूप में कन्वर्ट होगा। और इस सब को कन्वर्ट करने के लिए इसके पास क्या है, सेल के पास क्रेब्स साइकिल है, इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद ये क्या करेगा, कन्वर्ट करता है एनर्जी में फूड को इंटू एटीपी। तीसरा है, अगला है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होगा कि इसमें जो है पहले ग्लाइकोलाइसिस स्टेप होगा। ग्लाइकोलाइसिस मतलब जो फूड से क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, उसको ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। मतलब ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को कहीं क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और भैया ये कहाँ पे हो रहा होता है ग्लाइकोलाइसिस, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है। दूसरा क्या, क्रेब्स साइकिल कहाँ पे मौजूद होगा, मैट्रिक्स पे। और तीसरा क्या बताए थे, चैन ट्रांसपोर्ट। तो जो कि इलेक्ट्रॉन चैन ट्रांसपोर्ट है, ये कहाँ पे होगा, ये इनर मेम्ब्रेन पे होता है। और लास्ट आता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब क्या हुआ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब पहले से सोची समझी साजिश है कि किस सेल को मारना है। जैसे कि ये कैंसर सेल के केस में एपोप्टोसिस का यूज होता है। ये बहुत सारे इंजाइम्स को रिलीज करेगा, और वो इंजाइम क्या करता है, उस सेल को डैमेज करते उसको पूरा तरह से हटा देता, ताकि आपके बॉडी में कोई इफेक्ट ना हो।